तो दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी हम प्रत्यक्षदर्शी से हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी यादें धुंधली पड़ जाती है। और जब उसकी चर्चा होती है, जब उसके बारे में कहीं पढ़ते हैं, कोई इस बातों को करता है, कहता है, तो मन में आता है हाँ कुछ ऐसा ही था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि सैकड़ों वर्षों बाद भी जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, और किसी प्रत्यक्षदर्शी से सीधा मेरा कोई संवाद भी नहीं है, वो घटनाएं भी हमारे मन को उद्वेलित कर देती है। और ऐसी ही एक घटना की बात हम यहाँ करेंगे, 1857 का विद्रोह। तो इस विद्रोह की चर्चा होते ही हमारे मन में एक चेतना, एक गर्व की आंधी चलती है। ऐसा लगता है जैसे उन किरदारों के, उन कारिंदों के, अपने वीर सेनापतियों के, सैनिकों के साथ मेरा गहरा रिश्ता है। रिश्ता तो है ही, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इस कहानी से, इस घटना से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। तो दोस्तों, यह है 1857 की क्रांति। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। अब होता क्या है कि ये 10 मई को मेरठ की छावनी में एक विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह के बाद रात में वहां के सैनिकों ने छावनी में जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितना वो ले सकते थे, जितना वो उठा सकते थे, उसको लेकर कुछ कर गए। और अब उनके पास था कि भाई कोई तो हमारा नेतृत्व करने वाला चाहिए, कोई इस विद्रोह का प्रबंधन करने वाला चाहिए, तो वो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि भागते हुए कहां पहुंच गए ये दिल्ली के लाल किला में। तो लाल किला में उस समय मुगल बादशाह का, लेकिन पूरी दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का कब्जा नहीं था। तो ऐसी हालत में जब वो पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वो बादशाह सलामत से आग्रह करते हैं कि आप मेरा नेतृत्व करो। लेकिन बादशाह भी क्या है कि दुविधा में है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ऐसे हालत में वो सैनिक क्या करते हैं कि किला में बिना प्रोटोकॉल के, बिना बादशाह की आज्ञा के क्या होते हैं कि प्रवेश कर जाते हैं। अब बादशाह के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई उनके पास अवसर नहीं था कि वो उसका नेतृत्व करने से इनकार करें। और अब वो क्या करते हैं कि नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है कि ये इस विद्रोह का शुरू, गणेश, यहां तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम छावनी की बात कर रहे हैं, और ये छावनी मेरठ की छावनी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी विद्रोह हुआ था। वो हुआ था बैरकपुर की छावनी, जहां मंगल पांडे ने इसका श्री गणेश किया, और उसने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल पर गोली चलाई थी। और अब क्या हुआ कि वहां की घटना, अब क्या हुआ कि यह संदेश जंगल की आग की तरह ब्रिटिश सेना के सभी छावनियों में, सभी सैनिक यूनिटों में पहुंच रहा था। और उस समय था क्या कि ब्रिटिश सेना में अधिकांश सेना तो भारतीय ही थे, अधिकारी निश्चित रूप से अंग्रेज थे। लेकिन अब सब जगह तो कहा जाता है कि जब छावनी में, यानी जब विद्रोह हुआ, तो क्या हुआ कि वहां के सैनिक उसके पहले क्या हुए कि शाम में बाजार की ओर निकले मेरठ छावनी से। तो बाजार की ओर गए, लेकिन यह समाचार, बैरकपुर का समाचार पूरे भारत में
जंगल के आग की तरह फैल रहा था। तो वहां स्त्रियों ने अपनी छतों से देखा कि ये सेना के लोग बाजार में मौज मस्ती करते घूम रहे हैं। तो स्त्रियों ने क्या किया कि अपने छतों से चूड़ियों का छल्ला फेंकना शुरू किया। कहा कि तुम यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो और देखो तुम्हारे भाई, तुम्हारे साथी, तुम्हारे बंधु बैरकपुर में किस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वे सैनिक जब लौट कर आते हैं तो एक मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, यह बात तो सही है कि जब बैरकपुर में जो घटनाएं हो रही है और वहां जिस तरह से मंगल पांडे ने किया, जो विद्रोह किया, वहां के सिपाहियों ने जिस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दिया और मंगल पांडे के साथ जो कुछ हुआ, जो उसे फांसी दी गई, यह अत्याचार है और इसे हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहीं से शुरू हुई। अब क्या हुआ कि विद्रोह तो शुरू हो गया। अब विद्रोह शुरू हो गया तो ये पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गया। सभी सैनिक केंद्रों पर, सभी रजवाड़ों के यहाँ, सभी गांव में, किसानों में, बड़े बड़े शहरों में यह सूचना बड़ी तेजी से फैल रही थी। तो बड़ी तेजी से फैल रही थी तो इसमें सेना के साथ साथ क्या हुआ कि जमींदार, किसान, कारीगर, मजदूर, हिंदू संस्थान के लोग, मुस्लिम संस्थान, सभी अपनी अपनी तरफ से अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जुड़ते चले गए। तो जुड़ते चले गए। ये लोग क्या करें, विद्रोहियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लगे, उनके लिए प्रबंधन करने लगे। तो ये तमाम चीज होने लगे और यह विद्रोह था। लेकिन यह विद्रोह हुआ क्यों? तो अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण जो सामने आता है उसमें है ये धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में भी क्या था कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती या छोटा सा अफवाह पूरे बड़े से बड़े महल को जलाकर राख कर सकता है। और यही यहां हुआ। तो 1856 तक क्या था कि 1856 के बाद भारतीय सेना के लिए एक नए राइफल, इनफील्ड B-53 राइफल मुहैया कराया गया और उसमें जो कारतूस लगते थे उस कारतूस को फायर करने से पहले दांत से खींचना था। और यह एक अफवाह कहिए या सच्चाई कहिए या वास्तविकता कहिए, जो भी आप कहिए, तो उसमें था कि कहा गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अगर गाय और सुअर की चर्बी को एक हिंदू अपने मुंह में लेता है तो वह अपने धार्मिक भावना को भंग करता है, अपनी धार्मिक मान्यता के विरुद्ध काम करता है। अगर सुअर का चर्बी लगा हुआ कोई कारतूस अगर कोई मुस्लिम सेना अपने मुंह में डालता है तो वह अपने धर्म से, तो इस बात का विरोध तो पहले से ही शुरू हो गया था। तो इसका जो विरोध शुरू हुआ, इसी बात को लेकर मंगल पांडे ने भी विद्रोह किया था। और तो अब क्या था कि ये घटना थी। इतना ही नहीं था, कई और बातें थी। और बातें थी कि यह भी अफवाह फैला या सच्चाई थी कि ब्रिटिश सरकार जो रेजिमेंट्स में खाने के लिए आटा और चीनी भेजते थे उसमें क्या था कि गाय और सुअर का हड्डी पीस कर मिला हुआ था। और ऐसा क्यों? इसलिए कि भारतीय लोगों के धार्मिक भावना को भंग किया जा सके, उनको नीचे दिखाया जा सके, तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। और ब्रिटिश सरकार की नीतियां पहले भी थी, वे कन्वर्जन चाहते थे, वह सबको ईसाई बनाना चाहते थे, ईसाइयों का अधिक पक्ष लेते थे। तो ये तमाम चीजें इस धार्मिक भावना के कारण फैलना शुरू हुआ। लेकिन केवल यह धार्मिक भावना नहीं थी, यह भी कहा जाता है कि एक रेजिमेंट में एक सिपाही क्या किया कि वो दलित वर्ग का था, तो वो एक ब्राह्मण अपने सहपाठी सिपाही से कहता है कि हमें अपने लोटे से पानी पिला दो। लेकिन वह ब्राह्मण क्या कहता है, कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने लोटे से
तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि यदि मैं अपने लोटे से तुम्हें पानी पिला देता हूं तो हमारा लोटा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। छुआछूत की परंपरा तो थी ही। तो वह जो दलित सिपाही था उसने कहा कि तुम अपने धर्म क्या क्या करोगे, तुम्हारा धर्म तो ऐसे भी समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द तुमको गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह में रखना ही पड़ेगा। तो यह बात भी तेजी से फैल रही थी, तो एक तरह की भविष्यवाणी थी। तीसरी बात क्या थी कि कुछ ज्योतिषों ने, कुछ पंडितों ने इस तरह की सूचनाएं दी थी कि ये 1857 में, ये 1757 में पलासी के युद्ध में ये जीते थे और बंगाल पर कब्जा किए थे, और 1857 में उसके 100 साल पूरे होने थे। तो ज्योतिषों ने यह भविष्यवाणी कर रखी थी कि ब्रिटिश शासन के 100 साल पूरा होने के बाद ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। तो ऐसे में भी था कि जब ब्रिटिश शासन का अंत होना ही है तो फिर इनके विरुद्ध विद्रोह क्यों न किया जाए। तो यह बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, एक तरह से कहें कि पैन इंडियन का मतलब है अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। अब अंग्रेजों ने तो इसको बड़ी घटाकर कहा और अंग्रेजों, ब्रिटिश लेखकों ने इस क्रांति को म्यूटिनी कहा। म्यूटिनी का मतलब होता है सिपाही विद्रोह, या हिंदी में कुछ लोग इसको गदर भी कहते हैं। लेकिन यह सिपाहियों का विद्रोह तो था नहीं, केवल सिपाहियों का नहीं। ठीक है, सिपाहियों ने ही शुरू किया, चाहे वो बैरकपुर की छावनी से हो, चाहे वो मेरठ की छावनी से हो, लेकिन उसके साथ कौन थे भाई? उसके साथ धार्मिक समाज के लोग थे, उसके साथ किसान थे, उसके साथ जमींदार थे, उसके साथ राजा रजवाड़े थे। तो ये तमाम लोग क्या कर रहे थे कि एक तरह से क्या कहा, जिसमें किसान शामिल हो, जिसमें मजदूर शामिल हो, जिसमें धार्मिक लोग शामिल हो, जिसमें सिपाही शामिल हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो, जिसमें राजे रजवाड़े नवाब शामिल हो। तो एक तरह से कहे कि ये तो पूरे भारत के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने जो म्यूटिनी कहा, म्यूटिनी नहीं माना जा सकता है। यह म्यूटिनी मात्र नहीं था, यह एक नेशनल अपराइजिंग था, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था और इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, लेकिन जिन शहरों में यह आंदोलन शुरू हुआ, जो किसान इसमें आए, जो मजदूर आए, जो धार्मिक लोग आए, जो सरकारी कर्मचारी आए, वो अपने लिए अपने क्षेत्र में एक नेता की तलाश में थे। नेता तो चाहिए, क्योंकि जब ऐसा विद्रोह होगा तो उनके लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र, उनके खाने पीने का, उसका पूरा प्रबंधन, उसकी निगरानी, उसका नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए। तो जहां भी ये लोग गए वहां के क्षेत्रीय शासकों से इन लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों ने भी सहर्ष क्या किया कि इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया। तो जैसे बिहार को देखिए, तो बिहार में क्या हुआ कि बाबू कुंवर सिंह, तो बाबू कुंवर सिंह एक कविता है हिंदी की, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। तो इस तरह के साहित्यकारों ने भी, गीतकारों ने भी, कविता लिखने वाले, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अब क्या था कि उत्तर प्रदेश में, झांसी के प्रदेश में, क्योंकि झांसी से अंग्रेजों का विवाद तो था ही, उसको हड़प करने की नीति तो चल ही रही थी, तो झांसी की रानी इसमें शामिल हो गई। अब लखनऊ, तो लखनऊ में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह ने से पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि सहायक संधि कर ली, और सहायक संधि करने के बाद क्या किया कि उसके सेना को डिसबैंड कर दिया, उसके सेना को खत्म कर दिया, उसके दूसरे राज्यों के साथ जो संपर्क संबंध बनाने की शक्ति थी उसको छीन लिया, उसके अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया उसको, और इससे भी उसका जी नहीं भरा तो उसने क्या किया कि वाजिद अली शाह को क्या किया कि कहा कि नहीं भाई, अब आप शासन चलाने के योग्य नहीं है, आपका शासन चलाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंगाल भेज दिया गया। तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था, लोगों में आक्रोश था। लोग अभी भी भले ही
वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पंगु बना दिया था, लेकिन वहां के लोगों में वाजिद अली शाह के प्रति एक सम्मान था, एक प्रेम था। और कहा जाता है कि जब वाजिद अली शाह गिरफ्तार हुए, जब उन्हें पकड़कर ले जाया जा रहा था, तो लखनऊ के कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रोने धोने की घटना नहीं घटी हो। तो उनकी बेगम हजरत महल तो वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दी और अपने पुत्र को इस आंदोलन का लखनऊ में नेतृत्व किया। जो कानपुर में लोग थे वो नाना साहब को बना। तो इस तरीके से यह आंदोलन संपूर्ण भारत में चल रहा था। दोष देने के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई ये रजवाड़े जो थे ये फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ देयर लॉस्ट पावर, यानी अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन चलिए मान लेते हैं, लेकिन रजवाड़े लड़ तो रहे थे, सिपाही लड़ तो रहे थे। जो अंग्रेजी फौज के सिपाही थे वे भी इस विद्रोह में शामिल थे। जो धार्मिक लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वे भी इसमें शामिल थे। और किसान, मजदूर, सभी के सभी वर्ग, भारत का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्त भारत में, उत्तर भारत में जिस तरीके से यह आंदोलन एक प्रबल अपराइजिंग के रूप में आया, उतना मजबूत यह दक्षिण में नहीं था। तो दक्षिण में ऐसा नहीं कि दक्षिण के लोग इस आंदोलन से में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे या कुछ ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। जैसे नेपाल के लोग इसमें शामिल नहीं थे, और पंजाब का एक राज्य था उस समय नाभा, तो नाभा इसमें शामिल नहीं था, और ग्वालियर, सिंधिया, तो ये लोग इस आंदोलन में शामिल। लेकिन फिर भी यह आंदोलन, और आंदोलन क्या था? यह आंदोलन क्या एक युद्ध था। वीर सावरकर ने सही में कहा कि भाई यह कोई आंदोलन नहीं, यह कोई म्यूटिनी नहीं है, यह कोई गदर नहीं था, यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। तो इस तरीके से यह पूरे भारत में फैला हुआ था, और अंग्रेज इससे परेशान थे। कई क्षेत्रों में तो अंग्रेज अधिकारी अपना पद, अपनी पोस्टिंग की जगह छोड़कर भाग खड़े हुए। सेनाएं अपनी वर्दी फेंक कर भाग रही थी, ब्रिटिश सेनाएं, और वो बड़े पैमाने पर मारे जा रहे थे। तो इस तरीके से लगा कि अब यह ब्रिटिश शासन क्या है कि कुछ दिनों का मेहमान बचा हुआ है। और अंग्रेज भी एक तरह से यह उम्मीद हार चुके थे कि वे इस आंदोलन से निपट पाएंगे और भारत पर आगे भी उनका शासन बना रहेगा। तो यह आंदोलन तो इतना बड़ा था। लेकिन अब देखते हैं सिलसिलेवार कि भाई सिपाहियों की समस्या क्या थी। तो सिपाहियों की समस्या ये थी कि सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। उनको अपने धार्मिक त्योहार, उत्सव मनाने के लिए छुट्टियां नहीं दी जाती थी उनको, जबकि क्रिश्चियन धर्म, और ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं का, हिंदुओं के धर्मों के लिए भी और मुसलमान दोनों के साथ अंग्रेज भेदभाव करते थे। और जो अंग्रेज सैनिक थे तो उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। और क्या था कि भारतीय लोग जब सेना में योग्यता होने के बावजूद भी इन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था और इनको पदोन्नति नहीं दी जाती थी। और एक सेलिंग बना दिया कि किसी भी भारतीय सेना में काम करने वाले भारतीय व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर नहीं भेजा जा सकता जिसका वेतन 500 रुपए से अधिक हो। लेकिन समान पद पर काम करने वाले जो अंग्रेज थे उनको क्या था, उनका वेतन अधिक था। तो इस तरह के भेदभाव थे। तो धर्म के नाम पर, और क्या था, राष्ट्रीयता के नाम पर अपमान करना। भारतीय हो इसलिए अंग्रेज तो यह मानकर बैठे थे कि किसी भी भारतीय को अपमानित करने का, उसे गाली देने का, यहां तक कि फिजिकली असॉल्ट करने का, थप्पड़ मारने का, लात मारने का, घूसा मारने का, वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि भारतीय सिपाहियों के मन में एक भावना आई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। इसीलिए ना कि हम भारतीय हैं
तो भारतीय होना अपराध नहीं है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारतीय होना अपराध है, और अगर ऐसा करता है तो अंग्रेजों के प्रति इनके मन में एक रोष तो पहले से था, चाहे वो वेतन के मामले को लेकर हो, चाहे वो छुट्टी के मामले को लेकर हो, चाहे वह धर्म, और ऊपर से ये ग्रीस कार्ट्रिज यानी वो चर्बी लगा हुआ जो कारतूस था, ये तो आग में घी डालने का काम किया ही। और दूसरी बात क्या थी कि यह सबसे उग्र रूप तो लखनऊ में, अवध में पकड़ा। तो अवध में क्या था कि सबसे अधिक सैनिक अवध प्रांत से लिए जाते थे। तो अवध प्रांत से जब सबसे अधिक सैनिक लिए जाते थे तो ये सेना जब भी अपने घर आते थे तो अपने साथ होने वाले भेदभाव, अत्याचार इत्यादि के बारे में अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने गांव के लोगों के साथ इसको शेयर करते थे, चर्चा करते थे। और गांव के लोग क्या करते थे, उनके साथ जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो मालगुजारी, जो कर प्रणाली थी, उसके कारण उनकी क्या परेशानियां थी, उनके जोतेदारों का संबंध क्या खराब, कैसे खराब हो गया, उनके तालुकेदारों के साथ कैसे संबंध खराब हो गए, कर की राशि इतनी अधिक कैसे कर दी गई, इन तमाम चीजों को घर वाले क्या करते थे उन सैनिकों। तो दोनों तरफ से ये क्या हो रहा था कि एक तरह से विचार विनिमय हो रहा था कि नहीं, यह ब्रिटिश शासन किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। तो वहां पर यह विद्रोह ज्यादा था, लेकिन यह पूरे भारत में एक तरह से फैला और अंग्रेजों को कुछ दिन के लिए तो ऐसा लगा कि शायद वे अपने भारतीय साम्राज्य को जारी नहीं रख सकेंगे। लेकिन हुआ तो उल्टा। हुआ क्या, अब लड़ते लड़ते तमाम झांसी की रानी मारी गई, तो ये तमाम जो बड़े नेता थे या तो मारे गए या गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ब्रिटिश कॉलोनी के दूसरे जो सेनाएं थी उनको, नेवल सेना को अपनी मदद के लिए बुला लिया, और ब्रिटिश सरकार ने खुलकर, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य ने इस आंदोलन को कुचलने में मदद की। तो ऐसा भी कहा जाता है, कुछ ब्रिटिश परस्त इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके अनुसार कहा जाता है कि भाई इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, इस आंदोलन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। भाई कोई भी घटना घटेगी, इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा विद्रोह होगा, इतनी बड़ी क्रांति होगी, तो संक्षेप में तो हम यही कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीय लोगों के हाथ में शासन स्थापित करना था। और बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। मुगल सम्राट थे, भले ही उनका अधिकार पूरे भारत से समाप्त हो चुका हो, दिल्ली पर भी लाल किला के बाहर बहादुर शाह जफर का कोई अधिकार नहीं था। तो इसके बावजूद भी, लेकिन आज भी उनका नाम बादशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंद के रूप में तो चलता था। तो उन्होंने, अब क्या हुआ कि अगर इस पर 1857 की क्रांति का जब हम ऐतिहासिक अध्ययन करने जाते हैं तो कई सारी सामग्रियां मिलती है। उसमें क्या है कि अधिकारियों के रिपोर्ट, ये कोर्ट की अदालती कार्रवाइयों के रिपोर्ट, कमीशन और बहुत कुछ। तो और उसी तरह से आंदोलनकारियों की तरफ से तो आजमगढ़ में एक घोषणा पत्र बहादुर शाह जफर की ओर से जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि यह ब्रिटिश सरकार का अंत अब नजदीक है, इसलिए सभी भारतीयों को अक्रॉस द रिलीजन, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, आप इस आंदोलन से जुड़िए। आपकी जितनी शक्ति है आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें मदद कीजिए, और अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारतीय शासन स्थापित होगा वह शासन क्या करेगा, सबके साथ न्याय करेगा। और कहा कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो अब उसके, तो वो भी इस सेना में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो जाए, लड़े और उसको वेतन दिया जाएगा।
और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश शासन में हुआ क्या, इन जमींदारों का क्या हुआ। तो जमींदारों के साथ क्या हुआ कि उनको अदना सा एक आवेदन पर उनको अपमानित होना पड़ता था, उनको बार बार परेशान किया जाता था, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। तो इस घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर अंग्रेजों के जाने के बाद जो बादशाही हुकूमत होगी, जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उसमें अंग्रेज जमींदारों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। कहा कि भाई हिंदू मुसलमान सभी भारतवासी हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान दर्जा दिया जाएगा, सबके धार्मिक मान्यताओं को सम्मान मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा, सब खुले बने। व्यापारियों के लिए कहा गया कि भाई देखिए ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के व्यापारियों को कंगाल कर दिया। जितने बड़े जितने लाभदायी व्यापार हैं सब के सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। जो समुद्र पार के व्यापार थे उस पर क्या हुआ, परिवहन के तंत्र जब अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो सारे व्यापार उनके हाथ में चला गया। और इस तरह के तमाम चीजें जो थी, चाहे वो वस्त्र का उद्योग हो, किसी भी, उस समय भारत के सारे उद्योगों को नष्ट कर केवल छोटे मोटे जो काम थे वही भारतीयों के पास बचे थे। तो उनको भी कहा गया और कहा गया कि सरकारी कर्मचारी आप वहां रहकर क्या करोगे, ये सरकार तो ऐसे भी जाने वाली है, इसका दिन तो लग ही गया है और आपको भी आपके साथ उचित न्याय मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी। तो इस तरीके से राष्ट्र के सभी वर्ग के लोगों के लिए इस घोषणा पत्र में कुछ न कुछ कहा गया था। तो ऐसा मानना कि इसका कोई राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था, यह एक तरह से इसके लिए तो सीधा प्रमाण है आजमगढ़ का घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र को काफी प्रचारित किया। घोषणा पत्र में ही कहा गया था कि भाई जिन लोगों को यह घोषणा पत्र दिखता है वो इसे गौर से पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके पीछे चाहे वो सैनिक कारण कहें, आप धार्मिक कारण कहें, आप प्रशासनिक कारण कहें, आप रजवाड़ों के डलहौजी की नीति को आप कहें, किस तरह से डलहौजी ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई ये सारे जो चेरिच हैं ये हमारे मुंह में ही, मतलब ये सारे रजवाड़े अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो जाएंगे। कोई भी प्रांत, कोई भी रजवाड़ा, कोई भी राजवंश स्वतंत्र नहीं बचेगा। तो इसलिए रोष रजवाड़ों में भी थी, रोष सिपाहियों में भी थी, रोष कर्मचारियों में भी थी, रोष व्यापारियों में भी थी, रोष धार्मिक लोगों में भी थी। तो इन सारे रोषों को जब हम संकलित करते हैं तो इस तरह का विद्रोह का हमारे सामने आता है। और यह विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है कि जब भी इसका हम नाम सुनते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, मन में एक भावना आती है कि हमारे पूर्वजों ने जो वीरता, जो साहस, जो सूझबूझ दिखाया, हम सफल हुए नहीं हुए यह दूसरी बात, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ कोशिश तो किया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को हटा दें, लेकिन ऐसा संजोग से हो नहीं सका। अब इस घटना को किस तरीके से अंग्रेज देखते थे, उनके इतिहासकार किस तरीके से देखते थे, भारतीय लोग किस तरीके से देखते थे, उनके चित्रकार किस तरीके से देखते थे, और इस आंदोलन के, इस क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप पूरे वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।